हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार दुबे, कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान सुल्तानपुर से। स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस लेक्चर का विषय है भारतवर्ष में नियोजन का इतिहास। प्लानिंग स्ट्रेटजी इन इंडिया। भारतवर्ष में नियोजन का प्रारंभ कब हुआ है और उसके लिए रणनीति क्या बनाई गई है, किन किन उद्देश्यों से होकर के भारतीय निवेश या नियोजन की रूपरेखा तय की गई है, इस विषय में आज हम इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, नियोजन अर्थात प्लानिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको अगर हम विभाजित करें छात्रों तो दो शब्द बनता है। नियोजन, नी का मतलब है नियोजित या सिस्टमैटिक आप कह सकते हो। योजन का मतलब है योजना बनाने से है। प्लानिंग भी सेम शब्द है। प्लानिंग को अगर हम अर्थों में विभाजित करने की बातें करें तो किसी भी प्लान फॉर फाइंडिंग द स्पेसिफिक गोल, जो हमारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो रणनीति बनाई जाती है, द स्ट्रेटजी मेकिंग फॉर द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, इट इज़ नोन एज द प्लानिंग। तो ये प्लानिंग का एक परिचय मैंने आपके सामने बताया। किसी भी देश की, किसी भी राज्य की, किसी भी सरकार की, किसी भी राजा की या किसी भी व्यक्ति की किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो रणनीति बनाई जाती है, जो योजनाएं बनाई जाती हैं, जो उस कार्य को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो जो कार्य स्वरूप रेखा बनाई जाती है, जो कार्य रूपरेखा बनाई जाती है, इसी को हम प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग मीन्स द स्ट्रैटेजी, या आप कह सकते हैं रणनीति या नियोजन से आशय किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रणनीति के निर्धारण से है। तो प्लानिंग का मतलब समानता यही है। छात्रों, कई अर्थशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो अब हम अगली बातें आपके साथ परिभाषाओं के रूप में करते हैं कि किन अर्थशास्त्रियों ने इस नियोजन को, इस प्लानिंग को किस रूप में परिभाषित करने की बात की है। छात्रों, यहाँ परिभाषा में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रोफेसर बिली ई गोट्स के बारे में चर्चा करते हैं। प्रोफेसर बिली ई गोट्स की परिभाषा है, नियोजन मूलतः चयन करने की प्रक्रिया है। नियोजन की समस्या उस समय पैदा होती है जबकि किसी समस्या अथवा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक कार्य, विकल्प की जानकारी अथवा रणनीति का निर्धारण किया जाए। ये प्रोफेसर विली ई गोट्स की परिभाषा है। छात्रों, दूसरी परिभाषा है कुर्ट्ज और ओडोनल की परिभाषा है। उन्होंने नियोजन के बारे में कहा है, नियोजन वह बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य के कारण का सचेत निर्धारण किया जाता है। कार्य के कारण के सचेत निर्धारण का मतलब यहाँ छात्रों यहाँ पर है लक्ष्य प्राप्ति के लिए रणनीति से है। तो उनका मानना है कि नियोजन वह बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें किसी क्रिया के कारण का सचेत निर्धारण किया जाता है। यह प्रक्रिया निर्णयों, लक्ष्यों, तथ्यों तथा पूर्व विचारणीय अनुमानों पर आधारित होती है। ये प्रोफेसर कुर्ट्ज और ओ डॉलर की परिभाषा है। ये दो परिभाषाएं आपके सामने हैं। बाकी परिभाषाएं भी कई अर्थशास्त्रियों ने दिया है जो इस प्रकार है। छात्रों, अगली परिभाषा है प्रोफेसर M.E. हार्ले की। उन्होंने क्या कहा है, क्या करना चाहिए इसका पहले से ही निर्धारण करना नियोजन कहलाता है। जो आप लक्ष्य निर्धारित कर रहे हो, आपको करना क्या है, उसके लिए जो आप योजनाएं बनाते हैं, उसे प्रोफेसर हार्ले ने नियोजन का नाम दिया है। प्रोफेसर मेरी कुशिंग नाइल ने भी इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा है। उनका मानना है, नियोजन किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम कार्यपथ का चुनाव करने एवं विकास करने की जागरूक प्रक्रिया है। यह वह प्रक्रिया है जिस पर भावी प्रबंधन का कार्य निर्भर करता है। ये प्रोफेसर मेरी कुशिंग नाइल्स की परिभाषा है। प्रोफेसर हार्ले ने एक और जगह नियोजन को परिभाषित किया है। उनका मानना है, वैज्ञानिक लक्ष्यों, नीतियों, विधियों तथा कार्यक्रमों में से सर्वश्रेष्ठ माध्यम का चयन करना ही व्यावसायिक नियोजन कहलाता है। उन्होंने इस जगह व्यावसायिक नियोजन के बारे में परिभाषित करने की बात की है। एक और परिभाषा की चर्चा हम कर सकते हैं। प्रोफेसर जॉर्ज आर टेरी की परिभाषा है, नियोजन भविष्य के लक्ष्य की प्राप्ति करने की वह विधि है जिसमें भावी आवश्यकताओं का रचनात्मक पुनरीक्षण किया जाता है, जिससे कि वर्तमान क्रियाओं को निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में समायोजित किया जा सके। प्रोफेसर जॉर्ज आर टेरी ने इस परिभाषा के पीछे भविष्य के लक्ष्यों के निर्धारण के लिए रणनीति का जो निर्धारण किया जाएगा, रणनीति की जो बनाई जाएगी, उसे नियोजन का नाम दिया है। तो ये जो सभी परिभाषाओं को अगर हमने देखा तो इस समस्त परिभाषाओं में अर्थशास्त्रियों का मूल तत्व यह है, अर्थशास्त्रियों का मूल मानना यह है कि नियोजन एक भविष्य का लक्ष्य होगा। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रणनीति बनाई जाएगी,
एक रूपरेखा बनाई जाएगी, एक कार्य प्रणाली बनाई जाएगी, तो उस कार्य प्रणाली को ही हम नियोजन कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। हमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हम रणनीति बनाते हैं उसे हम प्लानिंग कहते हैं। और जब ये किसी देश के बारे में, किसी राज्य के बारे में, किसी राष्ट्र के बारे में चर्चा होती है तो उसे हम नियोजन कहते हैं। वो प्लानिंग का ही स्वरूप है, किंतु सिस्टमैटिक प्लानिंग को हम लोग नियोजन के रूप में परिभाषित करते हैं। ये छात्रों नियोजन की परिभाषा है। छात्रों, भारत में नियोजन मूलतः जो लिखित प्रमाण मिलता है वो 1951 से मिलता है, जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने भारत में प्लानिंग कमीशन का गठन किया और नियोजन की प्रक्रिया को शुरू की। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में सुना होगा आपने। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जब से प्रारंभ हुई तभी से भारतवर्ष में नियोजन का इतिहास प्रारंभ माना जाता है। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी भारतवर्ष में नियोजन से संदर्भित एक्सरसाइजेस की जा रही थी। आज़ादी से पहले भी भारत में तमाम विद्वानों ने, तमाम आर्थिक नियोजकों ने नियोजन से जुड़ा हुआ अध्ययन प्रस्तुत किया था। उसे भारत के नियोजन का इतिहास के रूप में हम अध्ययन करते हैं। इसके बारे में जब चर्चा की जाती है तो सबसे पहला नाम छात्रों प्रोफेसर एम विश्वेश्वरैया का आता है, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से एक पुस्तक लिखी थी, जो 1930 में लिखी गई थी और 1934 में प्रकाशित हुई थी। इस योजना में, इस पूरी नियोजन की रीत में प्रोफेसर एम विश्वेश्वरैया ने भारत में 10 साल में तत्कालीन आय को दोगुना करने के लिए एक रणनीति बनाई थी। और यहीं से लिखित रूप में भारतवर्ष में नियोजन का इतिहास प्रारंभ होता है। तो जब भी कभी चर्चा हो, ये पूछा जाए कि भारतवर्ष में नियोजन प्रारंभ कब से हुआ है, तो इस प्रश्न का उत्तर सर एम विश्वेश्वरैया की प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया नामक पुस्तक से माना जाता है। इसके बाद इस योजना को अंग्रेजों ने स्वीकार करने से मना कर दिया। कुछ ऑब्लिगेशन लगाए गए कि सर एम विश्वेश्वरैया एक सिविल इंजीनियर हैं और सिविल इंजीनियर के होने के नाते उनके पास रणनीतिक कुशलता नहीं है कि वो किसी भी आर्थिक योजनाओं का निर्धारण कर सके। तो इस नाते इस योजना को अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया और इसके अध्यक्षता उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। इनके नेतृत्व में एक योजना बनाई गई जिसे हम लोगों ने पब्लिक योजना का नाम दिया, जन योजना का नाम दिया। किंतु अंग्रेजों ने फिर भी इस योजना को उसी रूप में अस्वीकार कर दिया कि भारत में अभी प्लानिंग के लिए तैयार नहीं है, भारतवर्ष में संसाधन उपलब्ध नहीं है और उस संसाधनों की उपलब्धता के अभाव में भारतवर्ष में वास्तविक रूप से नियोजन नहीं किया जा सकता है। और फिर से ये कह सकते हैं कि भारतीय नियोजन एक असफलता के पायदान पर पहुंच गया। उस दौरान 1940 में भारत के 8 उद्योगपतियों ने, जो मुंबई से बिलोंग करते थे, इन 8 उद्योगपतियों ने, मुंबई से बिलोंग करने के नाते इसे बॉम्बे प्लान कहा गया। कुछ अर्थशास्त्रियों ने, कुछ विद्वानों ने अपनी पुस्तकों में इस बॉम्बे प्लान को टाटा प्लान या बिरला एवं टाटा प्लान के नाम से भी वर्णन किया है। तो इस अर्थशास्त्रियों के, इन 8 उद्योगपतियों के नाम से एक योजना बनाई गई जो 1940 से शुरू हुई और 1944 में इस योजना को तैयार किया गया, प्रस्तुत किया गया। इस योजना की अध्यक्षता प्रोफेसर आर.डी. दलाल कर रहे थे और ये 8 उद्योगपतियों ने 15 साल के लिए योजना बनाई थी। इनका लक्ष्य था कि 15 साल में भारतीयों की आय को 3 गुना बढ़ाया जाए। 1500 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान इस योजना में था। जिन 8 उद्योगपतियों के बारे में चर्चा की जाती है कि इस योजना में कौन कौन से उद्योगपति थे, तो उनके प्रमुख नाम जो है छात्रों, वह सर पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास हैं, पहला नाम है। दूसरा नाम जे.आर.डी. टाटा का है। तीसरा नाम घनश्याम दास बिरला का है। चौथा नाम सर आर.डी. दलाल का है। पांचवा नाम सर श्री राम भाई कस्तूरबा भाई का है, श्री राम दलाल का है। उसके बाद कस्तूरबा भाई लाल भाई का है, जे.डी. श्रॉफ का है और जान मथाई का है। ये 8 प्रमुख उद्योगपति थे जिन्होंने भारतवर्ष में नियोजन के बारे में एक योजना बनाई। इनका मानना था कि जो भी 1500 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान किया गया था वो इन 8 उद्योगपतियों के द्वारा किया जाता और पहले इसे सीमित स्थान पर और बाद में पूरे देश में संचालित करने की बात की गई थी। किंतु अंग्रेजों ने इस योजना को भी अस्वीकार कर दिया। उनके पीछे उनका मानना यह था कि इस योजना में
एकाधिकारिक प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, मोनोपोलिस्टिक कैपिटलिस्टिक अप्रोच दिखाई पड़ रहा है, जिस कारण देश में आर्थिक आर्थिक दुराव पैदा हो जाएगा और इस नाते ये ऑब्लिगेशन लगा कर इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। उसी समय श्री एम एन नारायण का नाम आता है, जो गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित व्यक्ति थे, साम्यवादी नेता थे। उन्होंने 1944 में गांधी जी के विचारधारा से प्रेरित होकर के एक योजना बनाई, जिस योजना को गांधीवादी योजना का नाम दिया गया। इस योजना में भी 10 साल में भारतीयों की आय को दोगुना करने का प्रयास किया गया था। जो बेसिक आवश्यकताएं थी, उस बेसिक आवश्यकताओं की आपूर्ति पर बल दिया गया था। छात्रों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस समय भारतीयों के पास औसतन 3 से 5 मीटर कपड़े वर्ष में उपलब्ध हो पाते थे। जो हमारे पास खाद्यान्न की उपलब्धता थी वो 1650 से 1850 कैलोरीज थी, जो आवश्यकता के पैरामीटर पर भी नहीं पहुंच रही थी। साक्षरता दर हमारी कम थी, उत्पादन दर हमारा कम था, प्रति व्यक्ति आय हमारी बहुत कम थी। तो इस योजना में जो श्रीमान नारायण ने इस योजना को बनाया, उनका मानना था कि भारतवर्ष में चूंकि अंग्रेज हैवी इंडस्ट्रीज को स्थापित करने के लिए परमिशन नहीं दे रहे थे, इजाज़त नहीं दे रहे थे, तो इस योजना में उन्होंने लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के बारे में चर्चा की, लघु एवं स्वदेशी उद्योगों के बारे में विकास की चर्चा की। उनका मानना था कि कुटीर उद्योगों को, लघु उद्योगों को विकसित करके भारतवर्ष में जो आवश्यक सामग्री है, उस आवश्यक सामग्री को उत्पादन किया जाए। उस समय भारतवर्ष में एक समस्या यह भी थी कि जो भी माल कृषकों द्वारा उत्पादन किया जाता, उसका निर्धारण अंग्रेज करते थे। क्या उत्पादन होगा, ये अंग्रेज निर्धारण करते थे। वो वस्तुएं किस बाजार में बिकेंगी, किस मूल्य पर बिकेंगी, इसका निर्धारण अंग्रेज करते थे। मतलब हमारे कृषकों को ना तो उत्पादन करने का उत्पादन के वस्तु को निर्धारण करने का अधिकार था, ना विक्रय करने के निर्धारण का अधिकार था, ना कीमतों के निर्धारण का अधिकार था। जहाँ पर वस्तुएं ज़्यादा उत्पादित हो जाती थी, वहाँ पर कीमतों को घटा दिया जाता था, और जहाँ पर वही वस्तुएं जब तैयार होकर के बाजार में आती थी, कीमतों को बढ़ा दिया जाता था, जिससे विदेशियों को, जिससे अंग्रेजों को विशेषता मैं कह रहा हूँ, लाभ प्राप्त होता था। तो इस योजना के तहत ये कोशिश की गई कि भारतवर्ष में एक कुटीर संरचना जो है वो आत्मनिर्भर बने, और इसके बारे में एक रूपरेखा गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित होकर के श्रीमान नारायण ने प्रस्तुत किया। लेकिन अंग्रेजों ने इस योजना को भी अस्वीकार कर दिया। इसके बाद एक मजदूर नेता हैं एम एन राव, उनके द्वारा पीपुल प्लान पेश किया गया, जन योजना पेश किया गया, 1945 में पेश किया गया। और इस योजना को भी अंग्रेजों ने यह कहकर के अस्वीकार कर दिया कि भारतवर्ष में साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित ये योजना है, यह योजना भारतवर्ष में सुचारू रूप से चलाए जाने योग्य ही नहीं है। और ये पूरी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा धीरे धीरे योजनाओं का हमारे यहाँ निर्धारण हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, और धीरे धीरे तमाम अर्थशास्त्रियों के विचारों को, तमाम आर्थिक विद्वानों के विचार को अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया। 1946 में अंतरिम सरकार के गठन के साथ ही नियोजन एवं विकास की समस्या के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय सलाहकारी नियोजन बोर्ड की स्थापना की गई, जो केंद्र के एक अस्थायी नियोजन कमीशन की स्थापना के लिए संस्तुति प्रदान कर दी गई। यहाँ तक छात्रों स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले का भारत का इतिहास रहा है नियोजन के बारे में। उसके बाद 1950 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक योजना बनाई गई, सर्वोदय योजना के नाम से दिया गया। अब इसमें छात्रों कई विद्वानों ने अपने विचार को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। कुछ का मानना है कि 1946 में जो एक समिति बनाई गई थी, जो अंतरिम सरकार के गठन के साथ साथ एक नियोजन की विकास की समस्या के निर्धारण के लिए समिति बनाई गई थी, उस समिति ने काम करना शुरू ही नहीं किया था, और इससे आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा था। और इस नाते एक आंदोलन के रूप में जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन पैदा किया, एक आंदोलन खड़ा किया। उस आंदोलन का उद्देश्य यह था कि भारतवर्ष में नियोजन को बढ़ावा दिया जाए। कुछ अर्थशास्त्री इस बात को इस तरीके से नहीं मानते। उनका मानना था कि चूंकि भारतवर्ष में नियोजन में एक समय लग रहा था, और यह भारतीयों के जो हमारे उस समय के नियोजक हैं, उस समय के प्लानर्स हैं, उनको स्वीकार नहीं था। तो उनके दबाव में आकर के जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन पैदा किया। उस जो दबाव का, जो कहते हैं विरोध का एक स्वर था, उसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया, और उन्होंने सर्वोदय योजना के नाम से योजना बनाई। तो ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी इशू है। इस इशू के बारे में हम अलग से जब चर्चा करेंगे तो आपके सामने इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब बात आती है, यहाँ तक तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले का भारत का नियोजन का इतिहास रहा है, लेकिन भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का जो नियोजन का इतिहास है छात्रों, इसमें केसी नियोगी का एक बहुत बड़ा योगदान आता है। केसी नियोगी के समिति ने, जो 1946 में जिसकी संस्तुति की गई थी, भारतवर्ष में योजना के लिए एक प्लानिंग कमीशन के स्थापना का सजेशन दिया था, और इसी के लिए एक योजना आयोग का गठन किया गया, जो 15 मार्च 1950 में
में गठित किया गया। छात्रों, भारत की जो इस योजना के लिए जो समिति का गठन किया गया, इस समिति की कुछ विशेषताएं मैं आपके साथ शेयर करूं। यह एक गैर संवैधानिक परामर्शदायी संस्था के रूप में स्थापित की गई। गैर संवैधानिक, इसे कोई संवैधानिक अधिकार नहीं था। इस संस्था का मूल कार्य क्या था? परामर्श प्रदान करना। परामर्श इन द सेंस सिर्फ सजेशंस देना। सजेशंस किसके लिए? जो भारत में उस समय राजनीतिक स्थिति है, आर्थिक आवश्यकता है, आर्थिक चुनौतियां हैं, सामाजिक चुनौतियां हैं, या कह सकते हैं संरचनात्मक चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का आकलन करना और आकलन करने के बाद एक 5 साल की लघु योजना और दीर्घकालीन योजनाओं का निर्धारण करना। लघु योजना को बजटेरियन कमेटी निर्धारित करती, और जो ये हमारी दीर्घ योजना थी, मैक्रो प्लान था, बेस्ट समष्टि योजना थी, इसका निर्धारण हमारी ये योजना आयोग करती। तो इसका उद्देश्य, इस योजना का, इस आयोग का कार्य था कि यह 5 साल के लिए एक रणनीति बनाती और उस रणनीति को एक कार्य स्वरूप रेखा में प्रस्तुत करने के बाद उसे प्रस्तुत करती। और इस कमेटी को गवर्न करने के लिए, इस कमेटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए उस समय भारत का जो पदेन उस योजना का जो पदेन अध्यक्ष होगा, वो भारत का तत्कालीन प्रधानमंत्री माना जाता था, होगा। इसके अलावा सदस्यों का या उपाध्यक्षों का एक निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया गया और उसके आधार पर इस योजना के कार्यक्रम के चलाने की बातें की गई। यहाँ से छात्रों हमारे प्लानिंग कमीशन का इतिहास शुरू होता है। प्लानिंग कमीशन के कुछ कार्य रखे गए हैं जिनकी चर्चा मैं अब आपसे कर रहा हूँ। ये प्लानिंग कमीशन की स्थापना तक की बात मैं कर रहा था कि नियोजन 1934 से शुरू कैसे हुआ, 1931 से आप कह सकते हो, जब से इस पुस्तक का अस्तित्व आया, जब से प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया का अस्तित्व आया, तब से इतिहास शुरू हुआ। तो वहाँ से लेकर के 1951, ये 20 साल का इतिहास जो हमारा है, इसे प्लानिंग एक्सरसाइज के नाम से हम जानते हैं। योजना के लिए आप तैयारी कह सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा इतिहास है वो हमारे प्लानिंग कमीशन के इतिहास के रूप में, योजना आयोग के इतिहास के रूप में जाना जाता है। छात्रों, हमने अभी पढ़ा योजना आयोग की स्थापना के बारे में। नियोजन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो नियोजन का इतिहास है भारतवर्ष में, वो योजना आयोग के नाम से ही जाना जाता है। योजना आयोग का प्रमुख कार्य देश के संसाधनों का आकलन करना है और इसके कई सारे कार्य हैं, 8 इकाइयों में बांटा गया है। उसकी चर्चा मैं अभी आपसे करता हूँ। योजना आयोग का एक समेकित अध्ययन आपसे करने। इसका जो अध्यक्ष होगा वो भारतवर्ष का प्रधानमंत्री होगा। उसके बाद एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। उसके नीचे 5 लोगों की समिति होगी जो अलग अलग विभागों से होगी, जो अलग अलग इकाइयों से होगी, और वो रणनीति तैयार करेंगे संसाधनों को लेकर के। और उस रणनीति के तहत एक रूपरेखा तैयार की जाएगी जिसे प्लानिंग कमीशन के रूपरेखा के रूप में माना जाएगा। और यही रूपरेखा जो है वह पंचवर्षीय योजना, यही इकाई जो है वो पंचवर्षीय योजना का एक आकलन तैयार करेगी, एक रूपरेखा तैयार करेगी, जिसे संसद के पटल पर रखा जाएगा। और बाद में लोकसभा और राज्यसभा के डिस्कशन के बाद उस प्रस्ताव को पास किया जाएगा और आने वाले 5 साल के लिए उसी को भारतीय प्लानिंग के रूप में, इंडियन 5 ईयर प्लान के रूप में अडॉप्ट कर लिया जाएगा। ये एक तुलनात्मक स्वरूप है जो 5 ईयर प्लान के लिए प्लानिंग कमीशन का स्टार्टिंग में बनाया गया था। धीरे धीरे इस स्वरूप में परिवर्तन होता गया। इसमें नामित सदस्यों को शामिल किया गया, इसमें एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया, इसमें वित्तीय इकाइयों को भी शामिल किया गया, वित्तीय इकाइयों से जुड़े हुए व्यक्तियों को भी शामिल किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा नामित कुछ सदस्यों को भी शामिल किया गया, विपक्ष के नेताओं को भी शामिल करने का प्रस्ताव आया। ये एक समय समय पर जैसी जैसी आवश्यकता महसूस की गई वैसे वैसे इसके अंदर परिवर्तन किया गया। ये कुल मिलाकर के प्लानिंग कमीशन का जो 1951 से लेकर के 2017 तक का इतिहास है, तो 2017 तक इस योजना ने 12 पंचवर्षीय योजना का संचालन किया था। और समय समय पर जब देश की आर्थिक चुनौतियां आई, उसमें इसने एक वर्षीय योजना का भी निर्माण किया। जब पंचवर्षीय योजना चलाने के लिए भारत की आर्थिक नीति या आर्थिक अवस्था उपयुक्त नहीं थी, तो इस योजना इस कमीशन ने सुधार करके एक वर्षीय योजनाएं और रोलिंग प्लान के रूप में भी कई सारी योजनाएं थी। लेकिन ये गुजरे समय की अब बात हो चुकी है। इस अध्ययन में सिर्फ अब बचता है प्लानिंग कमीशन के बारे में ये सिर्फ जानना कि प्लानिंग कमीशन का उद्देश्य क्या था, प्लानिंग कमीशन के कार्य क्या थे, प्लानिंग कमीशन किन मूल बिंदुओं पर कार्य करता था। तो अगला विषय हमारा है कि प्लानिंग कमीशन के कार्य क्या थे, योजना आयोग के कार्य क्या थे। अंततः अब हम चर्चा करते हैं कि प्लानिंग कमीशन का, योजना आयोग का कार्य क्या है। जो 8 बिंदु इसके रखे गए हैं कार्य के, वो पहला बिंदु है कि देश के संसाधनों का आकलन करना। जो देश में उस समय प्राकृतिक, आर्थिक, मानवीय संसाधन है, उनका आकलन करना योजना आयोग का प्रमुख कार्य है। दूसरा कार्य इसका है इन संसाधनों के
प्रभावी उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। 5 साल में उस जो संसाधन का आकलन किया गया है, उस संसाधनों का किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा, इसका निर्धारण करना, इसके लिए योजनाओं का निर्धारण करना, वो भी 5 साल के लिए रणनीति बनाना, ये योजना आयोग का दूसरा कार्य था। तीसरा, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना और योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन करना। कौन सी प्राथमिकता है इस 5 साल में, रणनीतिक रूप से प्राथमिकताएं क्या हैं, कौन सी इकाइयों पर फोकस किया जाएगा, उसका निर्धारण करना और उस योजनाओं के लिए किस साधन को कितना आवंटित किया जाएगा, ये तीसरा योजना आयोग का कार्य था। चौथा, योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्माण करना। योजना किस तरीके से सही रूप से क्रियान्वित होंगी, संचालित की जाएंगी, उसके लिए रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिसोर्सेज को पूरा कैसे किया जाएगा, उसके लिए रणनीति बना करके एक कार्य स्वरूप रेखा प्रस्तुत करना भी इस प्लानिंग कमीशन का योजना आयोग का कार्य था। पांचवा बिंदु है इसके कार्यों में छात्रों, योजनाओं की प्रगति का आवधिक मूल्यांकन करना। मिड टर्म इवेल्युएशन, मंथली ईयरली इवेल्युएशन, जो योजनाएं चलाई गई हैं उसका इवेल्युएशन करना, चाहे मध्यावधि मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन करना कि योजनाएं सही ट्रैक पर चल रही हैं कि नहीं। अगर उस योजनाओं में किसी भी प्रकार की त्रुटि है, किसी भी प्रकार की बाधा है, तो उस बाधाओं को दूर करने के लिए भी सरकार को सजेस्ट करना, ये भी योजना आयोग का एक प्रमुख कार्य था। अगला है, छठवां कार्य इसका है छात्रों, देश के संसाधनों का सबसे प्रभावी और संतुलित ढंग से उपयोग करने के लिए योजनाओं का निर्माण करना। जो संसाधन उपलब्ध हैं उनको इफेक्टिवली, मोस्ट इफेक्टिवली किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, इसके बारे में भी रणनीति के निर्धारण करने का काम इसी कमीशन का था, इसी योजना आयोग का था। सातवां काम है इसका कार्य था छात्रों, आर्थिक विकास को बाधित करने वाले कारकों की पहचान करना। जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए बाधा थी, उस बाधाओं को आइडेंटिफाई करना और उसको दूर करने के लिए रणनीति बनाना, योजनाओं का निर्माण करना, ये भी हमारे योजना आयोग के कार्यों में शामिल है। और अंतिम जो इसका कार्य छात्रों, वो योजना के प्रत्येक चरण के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारण करना। ये कुल हमारे प्लानिंग कमीशन के कार्यों में शामिल है। ये कुल हमारे प्लानिंग कमीशन का जो ऑब्जेक्टिव था, जो फंक्शंस था, जो डिसाइड किया गया था कि किस रणनीति के तहत, किस फंक्शन के तहत योजना आयोग कार्य करेगा, ये उसके कार्यों में शामिल है। छात्रों, ये अध्ययन था हमारा भारतवर्ष में नियोजन प्रारंभ कब से हुआ और किस स्वरूप में वो अब तक बढ़ा। प्लानिंग कमीशन की समाप्ति के बाद नीति आयोग ने 2017 से 1 जनवरी 2017 से इसका स्थान ले लिया है। तो वो एक नया नीति आयोग के अध्ययन के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो उसके बारे में एक अलग अध्ययन आएगा। इस पूरे के पूरे लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा भारतवर्ष में नियोजन शुरू कब से हुआ। इसमें एक बिंदु पर हमने आपसे चर्चा नहीं की है, जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई हैं। चूँकि वह बृहद अध्ययन है, जब हम एक एक इकाई के बारे में, एक एक प्लानिंग के बारे में चर्चा करेंगे तो वो उस अध्ययन में हमारे शामिल है, वो हमारे उस लेक्चर में शामिल है। तो इस नाते हमने यहाँ पर सिर्फ प्लानिंग कमीशन का इंट्रोडक्शन दिया, उसके फंक्शन के बारे में चर्चा की, और उसके पहले हमने जो भारतवर्ष में नियोजन का इतिहास प्रारंभ हुआ है उसके बारे में चर्चा आपके साथ प्रस्तुत किया है। अब उस नियोजन का ऑब्जेक्टिव्स क्या रहा है, वो हर योजना वाइज अलग अलग, या उसका स्वरूप अलग अलग क्या था, क्या प्राप्त हुआ, क्या उसके लक्ष्य थे, इनके बारे में चर्चा है हमारे अलग अलग लेक्चर में होगा। आशा करता हूँ कि जो जिन बिंदुओं पर आज हम लोगों ने चर्चा की है, ये बातें आपके समझ में आई होंगी, और इससे, इस पूरे लेक्चर से आपको भारत के योजना के इतिहास के बारे में समझने में मदद मिलेगी। अगर इस पूरे लेक्चर में किसी एक भी टॉपिक पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हाँ वहाँ और हमें विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है, आपको और अधिक जानकारी की आवश्यकता है, तो छात्रों उसके बारे में आप हमें कमेंट कर दीजिए, हमें मैसेज करिए। हम आपको उस बिंदु पर जुड़ा हुआ अध्ययन आपके सामने पुनः प्रस्तुत करेंगे, या उसको एक नए स्वरूप में आपके सामने मैं आप रखने की कोशिश करूँगा, जिससे आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जा सके। तो आशा है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपके लिए उपयोगी रहा होगा। इसी आशा के साथ मैं आज के इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। छात्रों, धन्यवाद।